दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है कि जब भारतीय सैनिकों ने पुर्तगालियों से कराया आजाद। क्या थी पूरी कहानी? विदेश में रहकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे कृष्ण मेनन जैसे भारतीय नेता गोवा को भारत के चेहरे पर एक फुंसी कहते थे। नेहरू से अक्सर वो कहा करते थे कि गोवा को घर लाना है। गोवा के बारे में नेहरू का एक तरह से मेंटल ब्लॉक। उन्होंने पश्चिमी देशों को आश्वासन दे रखा था कि वो ताकत से गोवा को भारत में मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण मेनन उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि वो पुर्तगाल के इस उपनिवेश के बारे में दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। एक तरफ तो वो रंगभेद समर्थक देशों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत से सटे हुए गोवा पर पुर्तगाल के कब्जे के बारे में बिल्कुल चुप हैं। जब पुर्तगालियों को शांति से गोवा से निकालने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो नेहरू ने सेना भेजकर गोवा को आजाद करने की योजना को हरी झंडी दे दी। हाल में प्रकाशित किताब गोवा 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन के लेखक वाल्मीकि फ्लेरो लिखते हैं, 2 दिसंबर 1961 से भारतीय सैनिकों की लामबंदी शुरू हुई थी। 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को आगरा, हैदराबाद और मद्रास से बेलगाव लाया गया। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिण भारत में 100 से अधिक यात्री ट्रेनों के रास्ते बदलकर ब्रिगेड के सैनिकों को बेलगाव पहुंचाया गया। यात्री ट्रेनों के अलावा कई मालगाड़ियों का भी बेलगाव तक सैनिक साजोसामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। मालगाड़ियों का रास्ता बदलने के कारण अहमदाबाद की कई मिलों को कोयले की कमी के कारण बंद करना पड़ा। पुर्तगाल ने अपना पोत गोवा भेजा। भारतीय कार्रवाई से निपटने के लिए पुर्तगाल ने भी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने एक जलपोत इंडिया को गोवा भेज दिया ताकि बैको नेशनल अल्ट्रामेरिनो में पुर्तगाली नागरिकों के जमा सोने और उनके बीवी बच्चों को लिस्बन भेजा जा सके। पीएन खेड़ा अपनी किताब ऑपरेशन विजय द लिबरेशन अदर पोर्टुगीज कॉलोनीज इन इंडिया में लिखते हैं, 9 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली जलपोत लिस्बन से मोरमुगाव पहुंचा। पोत ने 12 दिसंबर को लिस्बन के लिए वापसी यात्रा शुरू की। इस पोत पर 380 लोग आ सकते थे, लेकिन उस पर 700 महिलाएं और बच्चे भरकर भेजे गए। जहाज में इतने लोग थे कि कुछ लोग टॉयलेट तक में बैठे हुए थे। दिसंबर 1961 में भारत में अमेरिका के राजदूत जॉन कीनेथ गैलब्रेथ ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कई बार मिलकर गोवा में सैनिक कार्रवाई के उनके फैसले को टालने का दबाव बनाया। गोवा में सैनिक कार्रवाई का पहले से तय दिन 14 दिसंबर था, जिसे आगे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया। 15 दिसंबर को गालब्रेथ ने नेहरू के साथ साथ उनके वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की। एडिला गायतोंडे अपनी किताब इन सर्च ऑफ टुमारो में लिखती हैं, मोरारजी गोवा में हिंसा इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ थे क्योंकि वो निजी रूप से औपनिवेशिक समस्याओं के हल के लिए अहिंसा के इस्तेमाल किए जाने के पक्षधर थे। पुर्तगाली अंतिम समय में अमेरिकी कूटनीति के सफल हो जाने के प्रति इतने आश्वस्त थे कि 16 दिसंबर की रात को पुर्तगाली गवर्नर जनरल सेना के कमांडर इन चीफ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी के भोज में शामिल हुए थे। 17 दिसंबर को अमेरिकी राजदूत ने नेहरू से मिलकर प्रस्ताव दिया कि भारत गोवा के खिलाफ सैनिक कार्रवाई 6 महीनों के लिए टाल दे। उस बैठक में मौजूद कृष्ण मेनन ने नेहरू और गैलब्रेथ से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। भारतीय सैनिक गोवा में घुस चुके हैं और उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। कई वर्षों बाद कृष्ण मेनन ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि ये सही नहीं था। भारतीय सैनिकों ने तब तक गोवा की सीमा पार नहीं की थी। उसी रात कृष्ण मेनन ने गोवा की सीमा पर पहुंचकर भारतीय सैनिकों का निरीक्षण किया था। मेनन के नेहरू को सैनिक कार्रवाई का समय बताने से पहले भारतीय सेना गोवा में घुस चुकी थी। मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
भारतीय सेना ने 17 या 18 दिसंबर की आधी रात को गोवा की सीमा पार की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 19 दिसंबर 1961 के अखबार में बैनर हेडलाइन छापी, अवर ट्रूप्स एंटर दमन एंड दीव एट। भारतीय सेना को गोवा में घुसने के लिए मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोवा पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल नेतृत्व में 17 इंफैंट्री डिवीजन को दी गई थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, 18 दिसंबर की सुबह भारतीय सैनिक उत्तर में सावंतवाड़ी, दक्षिण में कारवार और पूर्व में बेलगांव से गोवा में घुसे। इस बीच भारतीय विमानों ने पूरे गोवा में पर्चे गिराकर गोवावासियों से शांत और बहादुर बने रहने के लिए कहा। इस पर्चे में कहा गया कि आप अपनी आज़ादी पर खुश होइए और उसे मजबूत करिए। 18 दिसंबर की शाम तक राजधानी पणजी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों की मदद कर रहे थे और उन जगहों के बारे में उन्हें बता रहे थे जहां पुर्तगालियों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। ऑपरेशन शुरू होने के 36 घंटों के अंदर पुर्तगाली गवर्नर जनरल शर्त सरेंडर करने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे। जब पंजाब रेजिमेंट के जवान पणजी में घुसे तो उन्होंने पुर्तगाली अफसरों और उनके सैनिकों को केवल अंडरवियर पहने हुए पाया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बताया गया था कि भारतीय सैनिक इतने निर्दयी हैं कि अगर वो किसी पुर्तगाली सैनिक को उसकी वर्दी से पहचानेंगे तो उसे उसी समय गोली मार देंगे। ब्रिगेडियर सगत सिंह की अहम भूमिका। ब्रिगेडियर सगत सिंह के नेतृत्व में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड ने जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर काम किया और इतनी तेजी से पणजी पहुंचे कि सब दंग रह गए। ब्रिगेडियर सगत सिंह की जीवनी लिखने वाले जनरल वीके सिंह बताते हैं, 24 घंटे के अंदर ही उनकी बटालियन पणजी पहुंच गई। वहां सगत सिंह ने अपनी बटालियन को ये कहकर रोका कि रात हो गई है। पणजी आबादी वाला इलाका है। रात में हमला करने से आम नागरिक मारे जा सकते थे। सुबह उन्होंने नदी पार की। पुर्तगाली सरकार ने भारतीय सैनिकों को रोकने के लिए पुल तोड़ दिए थे। सगत सिंह के सैनिकों ने एक तरह से तैरकर नदी पार की। जून 1962 आते आते भारतीय सैनिक गोवा में अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस आगरा पहुंच चुके थे। आगरा के मशहूर क्लार्क्स शिराज होटल में एक दिलचस्प घटना घटी। मेजर जनरल बताते हैं, ब्रिगेडियर सगत सिंह वहां सिविल ड्रेस। वहां कुछ अमेरिकी टूरिस्ट भी आए हुए थे जो उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक शख्स ने उनसे आकर पूछा, क्या आप ब्रिगेडियर सगत सिंह हैं? उन्होंने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस शख्स ने कहा, हम अभी पुर्तगाल से आ रहे हैं। वहां जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए हैं, उन पर लिखा है कि जो आपको पकड़ कर लाएगा उसे $10,000 मिलेंगे। ब्रिगेडियर सगत सिंह ने हंसते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। अमेरिकी पर्यटक ने हंसते हुए कहा, अब हम पुर्तगाल वापस नहीं जा रहे हैं। पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जे की खबर सेंसर की। उधर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सेंसर के अंतर्गत काम कर रही प्रेस वहां के लोगों को गोवा में पुर्तगाली सैनिकों के कड़े प्रतिरोध और भारतीय सैनिकों के हाथ से लड़ने की खबरें दे रही थी। ये झूठी खबर भी छापी जा रही थी कि पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया है। पुर्तगाल के लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि गोवा में पुर्तगाल के बहुत कम सैनिक मौजूद हैं। उनके पास न तो लड़ने का अनुभव है और न ही उन्हें इस तरह के ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अगर वो सांकेतिक विरोध करना भी चाहें तो इसके लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे।
जब पुर्तगाल ने ये मामला सुरक्षा परिषद में उठाया, उस दिन तक भी पुर्तगाली प्रेस बढ़ा चढ़ाकर दावा कर रही थी कि भारत के अब तक 1500 सैनिक मर चुके हैं। 18 दिसंबर के पूरे दिन गोवा रेडियो युद्ध संगीत बजाता रहा, लेकिन उसने भारतीय सैनिकों के गोवा में घुसने की कोई खबर नहीं दी। जैसे ही भारतीय विमानों ने डेबोलिम हवाई अड्डे पर बमबारी शुरू की, स्कूल गए बच्चों से कहा गया कि वो अपने घर लौट जाएं। डेबोलिम हवाई पट्टी पर हंटर विमानों से बमबारी। 18 दिसंबर को सुबह 7 बजे स्क्वाड्रन लीडर जयवंत सिंह के नेतृत्व में 6 हंटर विमानों ने पुणे के वायुसेना ठिकाने से उड़ान भरी। उन्होंने बम्बोलिम स्थित रेडियो स्टेशन पर रॉकेट और गन कैनन से हमला किया और उसे 10 मिनट में बर्बाद कर दिया। गोवा का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। गोवा रेडियो का वो मशहूर अनाउंसमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया, ये पुर्तगाल है। आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। उसी समय पूना से 12 कैनबरा और 4 हंटर विमानों ने गोवा के लिए उड़ान भरी। उन्होंने गोवा के डेबोलिम रनवे पर 1000 पाउंड के 63 बम गिराए। वाल्मीकि फेलेरो लिखते हैं, पहले राउंड में 63 पाउंड बम गिराने के बावजूद भारतीय वायु सैनिक चैन से नहीं बैठे। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने वहां फिर हमला किया और इस बार कुल 48,000 पाउंड के बम गिराए। इसके आधे घंटे बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट विवियन गुडविन को डेबोलिम हवाई पट्टी पर हुई बमबारी से हुए नुकसान की तस्वीरें लेने के लिए भेजा गया। तस्वीरों से पता चला कि हवाई पट्टी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बाद 11:40 पर डेबोलिम पर तीसरा हमला किया गया। महिलाओं और बच्चों को लिस्बन भेजा गया। भारतीय वायुसेना की जबरदस्त बमबारी के बावजूद डेबोलिम हवाई पट्टी पर मात्र कुछ गड्ढे ही बन पाए। गोवा में मौजूद पुर्तगाली अफसरों ने तय किया कि वो अपने बीवी बच्चों को हवाई जहाज से पुर्तगाल भेजेंगे। उस समय डेबोलिम में सिर्फ 2 विमान उपलब्ध थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, डेबोलिम हवाई पट्टी पर बने गड्ढों की जल्दी मरम्मत की गई। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद गवर्नर जनरल इन विमानों के उड़ने की अनुमति दे दी। वाल्मीकि फ्लेरो लिखते हैं, 2 विमानों में पुर्तगाली अफसरों के बीवी बच्चों को भरा गया और जरूरी सरकारी दस्तावेज भी रखे गए। इन विमानों ने घुप अंधेरे में बहुत बड़ा जोखिम उठाते हुए सिर्फ 700 मीटर लंबे रनवे से बिना बत्तियां जलाए टेक ऑफ किया। इन विमानों पर समुद्र में तैनात भारतीय युद्धपोतों ने गोलियां भी चलाईं, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गए। बहुत नीचे उड़ते हुए लंबा रास्ता तय करके पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर उतरे। इस बीच गोवा के गवर्नर जनरल मेजर जनरल गामा पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले मेजर बिल के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के जवान सबसे पहले पहुंचे। ब्रिगेडियर रवि मेहता ने वाल्मीकि फ्लेरो को एक इंटरव्यू में बताया था, मेजर बिल, कैप्टन RS बाली और मैं उस इमारत की गेट पर पहुंचे जहां जनरल सिल्वा मौजूद थे। हम मेस में उस मेज पर पहुंचे जहां जनरल सिल्वा बैठे हुए थे। उनको तब तक पता चल चुका था कि भारतीय सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और उनके पास विरोध करने का कोई विकल्प नहीं है। बिल ने गवर्नर को सैल्यूट किया। गवर्नर ने खड़े होकर उस सैल्यूट का जवाब दिया। बिल ने कहा कि आप अपने सैनिकों को हथियार डालने और बैरक के अंदर चले जाने का आदेश दीजिए। उन्होंने गवर्नर से कहा कि वो भी अपने निवास स्थान चले जाएं, जहां उन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना के कुछ जवानों को तैनात कर दिया गया। कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा ने तय किया कि औपचारिक सरेंडर समारोह रात में होगा। जनरल सिल्वा ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर समारोह 19 दिसंबर 1961 की रात 9:15 पर हुआ। उस समय वहां बहुत कम लोग मौजूद थे।
उनमें से एक थे डॉक्टर सुरेश कानेकर, जिन्होंने गोवा की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। बाद में उन्होंने सन 2011 में प्रकाशित अपनी किताब गोवाज लिबरेशन एंड देयर आफ्टर में लिखा, सरेंडर समारोह खुले मैदान में हुआ था। ब्रिगेडियर ढिल्लों जीप में बैठे हुए थे। उन्होंने वहां मौजूद कारों को अंग्रेजी के अक्षर सी के फॉर्मेशन में खड़ा किया। उनकी हेडलाइट्स ऑन थीं और उस जगह पर केंद्रित थीं जहां जनरल सिल्वा आत्मसमर्पण करने वाले थे। करीब 8:45 पर जनरल सिल्वा को वहां लाया गया। उनके साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल मार्केडे आंद्रेद भी थे। उनको करीब आधे घंटे तक इंतजार कराया गया। उनके दोनों तरफ कतार बांधे भारतीय सैनिक खड़े थे। डॉक्टर कानेकर आगे लिखते हैं, जब ब्रिगेडियर ढिल्लों को बताया गया कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, तब वो अपनी जीप से उतरे और जनरल सिल्वा के सामने खड़े हो गए। ब्रिगेडियर ढिल्लों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा ने कहा कि गोवा, दमन और दीव के गवर्नर जनरल सरेंडर कर रहे हैं। नंदा के आदेश देने पर जनरल सिल्वा आगे बढ़े। उन्होंने ढिल्लों को सैल्यूट किया। ढिल्लों ने उस सैल्यूट का जवाब नहीं दिया। इससे मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि सिल्वा मेजर जनरल में ढिल्लों से ऊंचे पद पर थे। उन्होंने ढिल्लों को सरेंडर के कागज दिए। इसके बाद ढिल्लों अपनी जीप पर वापस चले गए और सिल्वा को उस भवन में ले जाया गया जहां उन्हें हिरासत में रखा गया था। इस पूरे समारोह के दौरान न तो सिल्वा ने एक शब्द कहा और न ही ढिल्लों ने। भारतीय सेना के कमांडर जनरल कैंडेट इसलिए सरेंडर नहीं ले सके क्योंकि वो वास्को डी गामा में मौजूद ही नहीं थे। सरेंडर के समय कैंडेट को पता ही नहीं था कि भारतीय सेना वास्को डी गामा तक पहुंच गई है। उनको इस बारे में पूरी जानकारी रात 11 बजे टेलीफोन से मिली। इस सरेंडर समारोह की कोई भी फोटो मौजूद नहीं है। डॉक्टर सुरेश कानेकर लिखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा ने इस समारोह की तस्वीर खींचने के लिए एक फोटोग्राफर की व्यवस्था की थी, लेकिन फोटोग्राफर के कैमरे में फ्लैश नहीं था। नंदा ने फोटोग्राफर को ब्रीफ किया था कि वो जब इशारा करेंगे तब उसे तस्वीर लेनी होगी, लेकिन आखिरी समय पर नंदा इशारा देना भूल गए, इसलिए फोटोग्राफर ने तस्वीर नहीं खींची। पुर्तगाली जनरल से मुलाकात। कुछ दिनों बाद दक्षिणी कमान के प्रमुख जनरल जेएन चौधरी पुर्तगाली जनरल सिल्वा से मिलने उनकी जेल की कोठरी में गए। जनरल सिल्वा के एक साथी जनरल कार्लोस अजेरेडो ने अपनी किताब वर्क एंड डेज ऑफ अ सोल्जर ऑफ द एम्पायर, जनरल चौधरी ने सिल्वा की कोठरी में अकेले दाखिल होकर उनका अभिवादन किया। जनरल सिल्वा खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करना चाहते थे, लेकिन चौधरी ने उनके कंधे थपथपाते हुए उन्हें खड़े नहीं होने दिया। फिर जनरल चौधरी एक कुर्सी खींचकर जनरल सिल्वा के सामने बैठ गए। उन्होंने उससे कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कमांडर बिल कार्वेलो से कह सकते हैं। जनरल चौधरी ने सिल्वा को आश्वस्त किया कि उनकी पत्नी सुरक्षित हैं और भारत सरकार जल्द ही उन्हें लिस्बन भेजने वाली है। इसके बाद भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल पीएन थापर भी सिल्वा से मिलने गए। इसके बाद सिल्वा को एक बेहतर मकान में शिफ्ट कर दिया गया। भारतीय सेना के एक मेजर सेजार लोबो जनरल सिल्वा की देखरेख में लगाया गया। लोबो धारा प्रवाह पुर्तगाली बोल सकते थे। पुर्तगाल के 3,307 सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। जनरल चौधरी के वादे के बावजूद सिल्वा की पत्नी फर्नांडा सिल्वा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। वाल्मीकि फ्लेरो लिखते हैं, उनको जबरदस्ती उनके डोना पौला वाले सरकारी निवास से बाहर किया गया। उनको पणजी की सड़कों पर भटकते हुए देखा गया। पूर्व मुख्य सचिव अबेल कोलासो ने उन्हें अपने सरकारी घर में शरण दी।
जब ये मामला संसद में उठा तो नेहरू ने कोलासो की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक शरीफ इंसान की तरह परेशानी में पड़ी महिला के साथ व्यवहार किया है। 29 दिसंबर 1961 को फर्नांडा सिल्वा को भारतीय वायुसेना के एक विमान से बंबई ले जाया गया, जहां से उन्होंने लिस्बन के लिए उड़ान भरी। उनके पति जनरल सिल्वा 5 महीने बाद अपने देश जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 22 जवान मारे गए, जबकि 54 अन्य जवान घायल हुए। अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब इंडियाज वॉर्स 1947 से 1971 में लिखते हैं कि इस अभियान में पुर्तगाली सेना के 30 सैनिक मरे और 57 घायल हुए। वाल्मीकि फ्लेरो लिखते हैं, लिस्बन पहुंचते ही पुर्तगाली युद्धबंदियों को साधारण अपराधियों की तरह उन्हें बंदूक की नोक पर सैनिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके परिवार वाले उनसे मिलने हवाई अड्डे आए हुए थे, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उनको डरपोक और देशद्रोही कहकर उनकी बेइज्जती की गई। करीब 1 दर्जन अफसरों को, जिसमें गवर्नर जनरल शामिल थे, सेना से निष्कासित कर दिया गया। यही नहीं, उनके जीवन भर किसी सरकारी पद पर रहने पर भी रोक लगा दी गई। जब 1974 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जाकर इन बर्खास्त किए गए लोगों की बहाली हुई और मेजर जनरल सेना में उनकी पुरानी रैंक पर फिर से बहाल किया गया। भारत ने गोवा में रहने वाले सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की। भारत ने उनके सामने पुर्तगाली नागरिकता छोड़ने की शर्त नहीं रखी। भारत के कानून में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1961 से पहले गोवा में रहने वाले लोग इसका अपवाद हैं। तो दोस्तों, ये थी गोवा को आज़ाद कराने की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।